नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हाल ही में एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बखूबी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, लास्ट में हमने देखा था कि एमपीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने बात की थी कि हम जल्द ही एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी को लेकर एक वीडियो बनाएंगे कि इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। साथियों, जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं, किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, तो सामान्यतः अगर हम उस एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि एग्जाम की तैयारी के दौरान हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है, जबकि इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, और आप सिलेबस में देखते हैं कि ज्योग्राफी वाला पार्ट आपका सिलेबस में है, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का अध्ययन करते हैं। जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं। तो इस चीज की समझ हमें कैसे होगी, यहां पर आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे, ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसके लिए हमें दो चीजों पर कार्य करना होता है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो देखिए, जो दो चीजें हैं जिन पर हमें कार्य करना है, सबसे पहले तो ये कि हम उस एग्जाम के सिलेबस को समझें। दूसरा ये कि सिलेबस के साथ ही उस एग्जाम के पुराने प्रश्न पत्रों को समझें कि पुराने प्रश्न पत्र किस प्रकार से आए हुए हैं, जो सिलेबस में है उस सिलेबस में कहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों चीजों को देखेंगे और उसके अनुरूप ही हम देखेंगे कि इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होना चाहिए। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया है, तो उस चेंज सिलेबस के अनुरूप ही आपका पेपर अब बनना है। तो अगर हम इसके सिलेबस को समझें तो सिलेबस को समझने के साथ ही इसके कुछ जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन दोनों को समझकर हम इसकी विशेष रणनीति या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो जो आपका एमपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का सिलेबस है, अगर आप इस पर दृष्टिपात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके सिलेबस को 10 पॉइंट में यहां पर विभक्त किया गया है। ये जो 10 पॉइंट है इनमें इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। हम उसे नहीं देखेंगे, उसे आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस में आपने देख लिया है, या अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें आप देख लेंगे। क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है कि सभी पॉइंट को यहां पर लिखा जा सके, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर हम इन पॉइंट को एक बार जरूर देखेंगे। तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो 10 पॉइंट में आपका सिलेबस है। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपी की हिस्ट्री, संस्कृति एवं साहित्य। जो आपका पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में इसका पूर्ण वर्णन किया गया है कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल, एमपी की ज्योग्राफी, जहां पर आपका मध्य प्रदेश की नदियां, पठार, पर्वत, यहां पर कौन कौन से खनिज संसाधन है, ये सभी चीजें रहेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत। अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें आपका विश्व एवं भारत का कंप्लीट भूगोल रहेगा। नेक्स्ट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो जो आपका 5वां पॉइंट है इसको दो भागों में विभाजित किया है, एक है आ और बा। पहले में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था अर्थात मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें आपका राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा ये सभी चीजें आएंगी। नेक्स्ट है राज्य की अर्थव्यवस्था अर्थात मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था अर्थात आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी एवं इकोनॉमी। इसके बाद अगला पॉइंट है विज्ञान एवं पर्यावरण, साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं अर्थात जो करंट अफेयर्स है आपका, इसमें आपको एमपी का भी पढ़ना है, इसके साथ ही भारत का करंट पढ़ना है, वह इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी देखना है। नेक्स्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। ये जो पॉइंट है, पहले आपका जो पुराना सिलेबस था उसमें यहां पर आपके एक्ट थे, एक्ट के स्थान पर इस पॉइंट को जोड़ा गया है, जिसमें कि आपके विभिन्न आयोग आते हैं, जो कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक अर्थात राज्य स्तरीय आयोग को भी यहां पर हमें देखना है। तो देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो 10 पॉइंट सिलेबस में है
और जो आपका पेपर है, इस पेपर में आपके क्वेश्चन रहते हैं 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट से यहां पर इन क्वेश्चनों को डिवाइड करें तो एक पॉइंट में आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। अर्थात अगर हम 100 को 10 पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो आपका एक पॉइंट रहेगा, एक भाग रहेगा, इससे आपके 10 क्वेश्चन बनना है। यह हमने अनुमान लगाया हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि आपका पहला पॉइंट है तो इससे 10 क्वेश्चन ही बनने हैं, लेकिन हाँ एक अनुपात के रूप में हम देखें तो एक पॉइंट से आपके 10 क्वेश्चन बनने हैं। तो हम सिलेबस को इस प्रकार से विभक्त करें कि हमारे अधिकांश क्वेश्चन कम से कम समय में बन सके। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें अब सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, किस पोर्शन को पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो देखिए सिलेबस को मैंने यहां पर 2 भागों में विभक्त किया है। पहला जो पार्ट है इसको हम पार्ट ए नाम दे सकते हैं, दूसरे को हम पार्ट बी नाम दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट में मैंने यहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके को रखा है, दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, विभिन्न आयोग जो आपका 10वां पॉइंट है, इसके साथ ही समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, विविध, यानी कि आपका इसमें मिसलेनियस, स्पोर्ट्स एवं करेंट अफेयर्स आएगा। तो हमने देखा कि अगर हम सही से इन पॉइंट को देखें तो एक पॉइंट से आपके 10 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो पहले पॉइंट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के यहां पर 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट और 5वां पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपके एमपीजीके से संबंधित है। अगर 10 पॉइंट में 3 पॉइंट आपके एमपीजीके से संबंधित है तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका 30 क्वेश्चन का। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपका नेक्स्ट 9th पॉइंट है। इस 9th पॉइंट का भी आप अगर यहां पर 10 क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर 10 क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं, विभिन्न आयोग। विभिन्न आयोग है आपका राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, एक पॉइंट ये है आपका, तो 10 मार्क्स, सॉरी आपका 10 क्वेश्चन यहां पर। और आगे की ओर है समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, विविध, तो ये 8th पॉइंट है आपका, तो इसको भी हम यहां पर 10 क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो यहां पर है आपके 30, 40, 50 और 60, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अगर आप इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं तो आपके इस पोर्शन से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इधर की ओर बढ़ते हैं। अब बचा हुआ क्या है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारत एवं विश्व का भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात ये वाला पॉइंट आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसके साथ ही विज्ञान एवं पर्यावरण। तो अगर आप इन दोनों सिलेबस को देखें तो चूंकि यहां से आपके क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं जबकि इसका सिलेबस काफी छोटा है, बहुत कम से कम समय में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। जबकि अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो यहां पर आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, इकोनॉमी कंप्लीट करना है और यहां पर विज्ञान एवं पर्यावरण, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है। जबकि यहां से चांस है 30 से 40 क्वेश्चन बनने के और यहां से चांस है 60 क्वेश्चन बनने के। अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और यहां से 50 से 55 क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट करते हैं तो आपको शेष 20 से 25 क्वेश्चन ही इस वाले पोर्शन में से करना है और 75 से 80 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो देखिए इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके को कंप्लीट करना है। तो जब आप एमपीजीके कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर वाले पोर्शन को करना है, विभिन्न आयोग इसको करना है और समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद व विविध को यहां पर कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें इस पोर्शन को छोड़ना है अगर इस वाले पोर्शन को यहां पर अलग अलग डिवाइड किया गया है तो ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन को हमें छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले हम उस पोर्शन को करते हैं जहां जिसका सिलेबस भी कम है और क्वेश्चन भी अधिक बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। इसके बाद आपको सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन के लिए ही यहां पर मेहनत करनी है और आप आसानी से क्वेश्चन को या पेपर को यहां पर निकाल सकते हैं।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना कैसे है। तो आप इसके लिए एक किसी भी बुक को लीजिए, इसके साथ ही उसी सब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एमपी जीके की हम बात करते हैं। एमपी जीके में आज आप पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां, तो आप मध्य प्रदेश की नदियां कंप्लीट करने के पश्चात उसी के जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कीजिए। जब आप इस प्रकार से इस पोर्शन को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होंगे और ज्यादा समय के लिए आपको वो चीजें याद रहेगी। तो इस वाले पोर्शन के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। दूसरा आता है ये वाला पोर्शन। देखिए यहां से 30 से 40 क्वेश्चन बनना है और सिलेबस भी आपका काफी बड़ा है। इसके लिए आप किसी एक वन लाइन फैक्ट वाली बुक लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक बुक आती है घटना चक्र के नाम से। आप घटना चक्र की जो बुक है उसको लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। आप उन ऑब्जेक्टिव को लगाइए, उससे आपके 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन आसानी से यहां पर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आसानी से आप तैयारी को बखूबी कम से कम समय में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और आसानी से आप प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एमपी जीके व हिस्ट्री पढ़ना है तो चैनल पर ही आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपका जो तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश का भूगोल, यह अधिकांश कंप्लीट हो चुका है। शेष जो बचा पोर्शन है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य एवं राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये बहुत जल्द ही कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप एमपी जीके, हिस्ट्री, इसके साथ ही अगर समय रहा तो किसी एक और सब्जेक्ट जिसका ज्यादा वेटेज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, देखते हैं कि एमपी जीके में कौन सा हम नया टॉपिक वहां पर देखेंगे। धन्यवाद।